हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है, जिसकी थीम रखी हुई है डेली करंट अफेयर्स इन डेप्थ। इसका मतलब है कि हम हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि एक भी करंट अफेयर ना छूटे। सो इसी बात के साथ शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है अर्का सुधा गेंदे के फूल की नई प्रजाति। यानी कि हाल में ही गेंदे की नई की फूल की प्रजाति की बेसिकली क्या की गई है, प्रजाति को विकसित किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है किसने किया है, तो याद रखिएगा ये अर्का सुधा क्या है, तो गेंदे की फूल की नई प्रजाति है। तो हाल में ही इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने गेंदे की नई प्रजाति को विकसित किया है। और इस प्रजाति की विशेषता क्या है, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रजाति में कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके कारण इसमें औषधीय गुण अधिक है। यानी कि इस गेंदे के फूल के अंदर क्या है, कैरोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और कैरोटीन अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से क्या है, इसके औषधीय गुण यानी कि मेडिसिन इसके गुण काफी ज्यादा है। इस वजह से ये अर्का सुधा काफी ज्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना है अर्का सुधा क्या है, तो ये गेंदे के फूल की नई प्रजाति है। अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक है हमारा किनन क्राफ्ट के बारे में। क्या है ये किनन क्राफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कर्नाटक की प्राचीन चित्रकारी है। इसमें लकड़ी पर अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की चित्रकारी है जिस पर लकड़ी के ऊपर कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। इस चित्रकारी को 2012 में जीआई टैग भी दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि यह इसको जीआई टैग मिल चुका है। यानी कि जीआई टैग वाली ये चित्रकारी है किनन क्राफ्ट। और कहां से संबंध रखती है, तो ये रखती है कहां से, कर्नाटक से। कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने ये चित्र लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहली बात कहां पर स्थित है ये, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित इस सेंचुरी में इस साल क्या हुआ, लाखों प्रवासी पंछियों का आगमन हुआ, जिसके कारण यह डैम सेंचुरी काफी ज्यादा न्यूज में रही है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। अब पोंग डैम को बनाया कब गया था, तो इसको बनाया गया था 1975 में और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला 1983 में। और साथ में आपको एक और बात याद रखनी है, 2002 में इस पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया। तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहां देखने को मिलेगी, जो हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल में ये देखने को मिलेगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जल चौपाल के बारे में। क्या है, आप सब जानते हैं कि बिन पानी सब सून। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार की सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जल संरक्षण के लिए गांव के सभी यानी कि राज्य के सभी गांवों में महीने के प्रत्येक गुरुवार को जल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। और इस जल चौपाल का मुख्य उद्देश्य होगा कि क्या किया जाए, इस जल चौपाल का मुख्य उद्देश्य होगा कि यहाँ पर लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जल को बचा सकें। बिहार के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो श्री नीतीश कुमार है। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है महाराजा सोहेलदेव के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, काफी न्यूज में रहे हैं अभी। महाराजा सोहेलदेव, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि बसंत पंचमी को क्या करेंगे, ये बसंत पंचमी का जो आयोजन होगा वो महाराजा सोहेलदेव की जयंती के रूप में किया जाएगा। ये इन्होंने हाल में घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि सोहेलदेव उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में शासन करते थे। ठीक है, इनका शासन इस क्षेत्र में था। साथ ही उस समय की सबसे शक्तिशाली महमूद गजनबी की सेना को सोहेलदेव की सेना के द्वारा हरा दिया गया था, जिसकी वजह से इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। याद रखना है, सोहेलदेव का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां से, तो श्रावस्ती से। ये आपको याद रखना है इसके बारे में। हाल में एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सोहेलदेव बुक, जिसको लिखा है लेखक है जिसके अमीश त्रिपाठी। यहाँ पे आप देख सकते हो सोहेलदेव के बारे में लिखा हुआ है। ये बुक है अमीश त्रिपाठी और ये श्री सोहेलदेव जी का फोटो है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ी सी बात हम श्रावस्ती के बारे में करते हैं। देखो, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में से एक आता है। यहाँ की जो साक्षरता दर है, चाहे वो पुरुष साक्षरता दर हो या फिर महिला साक्षरता दर हो, उत्तर प्रदेश में सबसे निम्न स्तर की है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि श्रावस्ती के आसपास वाले क्षेत्र में ही क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो ये आपको भी ये चीजें भी याद रखनी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, समर्पण दिवस। क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की क्या होती है, पुण्यतिथि होती है। तो इसी दिन को क्या मनाया जाता है, समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे देखो, समर्पण दिवस, हु वाज दीनदयाल उपाध्याय एंड हाउ वाज ही मर्डर्ड। तो ये लिखा हुआ है, कटआउट है। तो ये आपको याद रखना है। हम समर्पण दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसके जीवन में मनाया जाता है, तो वो पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड 2020 में क्या है, हाल ही में फिक्की ने यह अवार्ड बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे को दिया है। यानी कि बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है फिक्की के द्वारा यह प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे को दिया गया है। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। और फिक्की के बारे में, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। हमारे देश का सबसे बड़ा कॉमर्स चैंबर बिजनेसमैनों का एक समूह है, ये आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और इसका मुख्यालय हमें कहां देखने को मिलेगा, तो इसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है बाबा आमटे की पुण्यतिथि के बारे में। बाबा आमटे एक ऐसी शख्सियत जिनको देश का हर कोई जानता होगा। भारत रत्न व नोबेल प्राइज को छोड़कर बाकी जितने भी बड़े प्राइज हैं, इनको सारे मिले थे। हकदार तो नोबेल प्राइज और उसके भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं मिली हैं। तो जान लेते हैं इनके बारे में, बाबा आमटे के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाबा आमटे की पुण्यतिथि, महान समाज सेवक और स्वतंत्रता सेनानी बाबा आमटे की पुण्यतिथि 9 फरवरी को मनाई जाती है। यानी कि इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 9 फरवरी को। और ये कौन है, समाज सेवक है, स्वतंत्रता सेनानी भी है। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने, इनका 2 योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला,
कोढ़ से ग्रसित लोगों की सेवा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए इन्हें जाना जाता है। यानी कि जो लोग लेप्रोसिस के शिकार होते हैं, जिनको कोढ़ हो जाता है, उनकी सेवा के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना उसमें लगा दिया था। साथ ही उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। इसी वजह से इन्हें आधुनिक गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये कटआउट लगा रखा है, बाबा आमटे, इंडियन फ्रीडम फाइटर, सोशल वर्कर। यहाँ पे इनका पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे, ठीक है, इन्होंने बाबा आमटे, ये आपको याद रखना है, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। इनका जन्म 1914 में हुआ था, डाइड हुए थे 9 फरवरी 2018 को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पास इनकी साधना आमटे थी, चिल्ड्रन ये सारे प्रकाश आमटे, विकास आमटे, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है बाबा आमटे के बारे में। इनको कहा जाएगा ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ये भी आपको याद रखना है। आगे टॉपिक नंबर 9, म्यांमार में सेना का शासन। देखो म्यांमार में जो सेना का शासन है उसे जुंटा शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुंटा शासन के नाम से उसे जाना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा जुंटा शासन का संबंध किस देश से है, तो आपको याद रखना है म्यांमार से। देखो हुआ क्या था, म्यांमार की सरकार ने चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधियों को क्या किया, बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, और सेना ने खुद अपनी वहां पर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। इसी वजह से उनकी सेना के शासन को जुंटा शासन या सेना का शासन कहा जाता है। तो हाल में न्यूज में क्यों है, हाल ही में जो न्यूजीलैंड की सरकार है, न्यूजीलैंड की जो सरकार ने यह घोषणा की है कि न्यूजीलैंड अब म्यांमार के साथ सभी प्रकार के अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ देगा। इसी वजह से ये न्यूज में रहा है। तो आपको याद रखना है कि अब न्यूजीलैंड अपने ये संबंध तोड़ देगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है जनरल के.एस. थिमैया संग्रहालय के बारे में। के.एस. थिमैया के बारे में है, ध्यान से सुनिएगा। हाल में ही भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया है। आपको याद रखना है के.एस. थिमैया जो म्यूजियम बनाया गया है वो कहां पे बनाया गया, कर्नाटक में बनाया गया है। और इन थिमैया जी के बारे में देखते हैं। जनरल थिमैया 1957 से 1961 के बीच में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे, यानी हमारे देश की सेना के प्रमुख रहे थे। कौन? जनरल थिमैया। ये आपको याद रख लेना है। जनरल थिमैया के बारे में मैंने यहाँ पे इनका फोटो लगाया हुआ है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका फोटो लगाया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है ट्रोपेक्स 21। ध्यान से सुनिएगा, ट्रोपेक्स 21 हाल ही में नौसेना ने इस सैन्य अभ्यास को हिंद महासागर के क्षेत्र में किया। 2005 से इसका आयोजन कर रही है, यानी हमारी जो सेना है, खास करके नौसेना 2005 से इसका आयोजन कर रही है। अब देखो इसमें होता क्या है, ट्रोपेक्स अभ्यास के अंदर ये देखा जाता है क्या हमारी नेवी पूर्ण रूप से तैयार है किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए, ये जानने की कोशिश की जाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, देखो इंडियन नेवी लार्जेस्ट एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 21 कंटिन्यू इन इंडियन ओशन। यहाँ पे कटआउट दिखाया गया, साइड का कटआउट है, आप ये देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है आईएनएस विराट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएनएस विराट जो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। देखो आईएनएस विराट को सेना में 1987 में शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। पहले ये अपनी सेवाएं ब्रिटिश रॉयल नेवी को देता था, लेकिन 1987 में भारत के द्वारा इसे खरीद लिया गया और तब से ये भारत की सेना में था। 1987 से लेकर 2017 तक ये भारत की सेना में रहा, लेकिन 2017 में इसे डीकमीशन कर दिया गया हमारी नौसेना के द्वारा। अब हाल में ही न्यूज में क्यों है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो शुरुआत में आईएनएस विराट को एक म्यूजियम में बदला जाना था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया, तो इसको एक जगह दे दिया गया जिससे कि इसकी तोड़फोड़ की जा सके और इसमें जो पुर्जे हैं उनका यूज किया जा सके। लेकिन हाल में ही एक कंपनी के द्वारा याचिका दायर की गई और उसने मांग की कि हम इसे क्या बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे, इसलिए इसकी तोड़फोड़ पर रोक लगा दी जाए। तो न्यायालय ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है आईएनएस विराट के बारे में। तो इस वजह से ये न्यूज में था आईएनएस विराट, आपको याद रखना है। अगला हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन एंड गर्ल एंड साइंस। क्या है? गर्ल्स एंड साइंस। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये? 2015 से प्रत्येक 11 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि एक प्रकार का ये दिवस है जिससे कि लड़कियों का व महिलाओं का साइंस के क्षेत्र में उनका योगदान बढ़े, इसको जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 11 फरवरी को। तो ये आपको याद रखना है। और 2015 से यूनेस्को ने इसे मनाने की घोषणा की थी, ये आपको याद रखना है, यानी कि यूनेस्को के द्वारा इसको घोषणा की गई थी इसे मनाने। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म हाल ही में दक्षिण कोरिया की सरकार ने यह घोषणा की है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म बनाएंगे, यानी कि दक्षिण कोरिया की सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म बनाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, 8.2 गीगावाट के इस प्रोजेक्ट पर अप्रोक्स $43 बिलियन का खर्च आएगा, यानी कि $43 बिलियन का खर्चा आएगा इस पर बनाने में। और है क्या, दक्षिण कोरिया सरकार ने घोषणा किया कि वह देश को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, इसलिए इस प्रकार के बड़े बड़े विंड फार्म वो लगाने जा रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा सके, जिससे स्वच्छ ऊर्जा जनरेट हो सके। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म बनाने जा रहे हैं कौन, तो मैंने कहा दक्षिण कोरिया की सरकार। ये आपको याद रखना है। विंड फार्म कुछ ऐसे होते हैं, आप ये देख सकते हो, लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इन वर्ल्ड ओपन, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है? खबरों में रहे को, ठीक है, खबरों में रहे को जो हो चिंगारी व संदेश का संबंध निम्न में से किससे है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकार की नई योजनाएं हैं क्या ये, ऑप्शन बी सोशल मीडिया ऐप है ये, ऑप्शन सी खोजी गई चींटी की कोई नई प्रजाति है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहीं पर अपनी बात को आज समाप्त करते हैं। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, पूरा देखें, जिससे कि आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो, और दूसरों के साथ शेयर करें जिससे कि ये चैनल ग्रो करे और ये पहल ऐसे ही आगे जारी रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।